साथियों नमस्कार। मैं विजय सिंह फीलगन फैक्ट्री कानपुर से आज आपके समक्ष स्टोर मैनेजमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगामी एलडीसी 2025 चार्जमैन की परीक्षा में स्टोर प्रोसीजर और मटेरियल मैनेजमेंट के पेपर के तहत यह टॉपिक आता है। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में स्टोर फंक्शन जो ऑर्डेंस फैक्ट्रियों में प्रचलित है और वर्तमान समय में जो ऑर्डेंस फैक्ट्रियों में कॉरपोरेशन कल्चर हो गया है, उसके तहत तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि स्टोर फंक्शन अंडर कॉरपोरेशन और इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री के कल्चर में क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोर मैनेजमेंट इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री में प्रचलित पर देखेंगे। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए गए हैं। स्टोर फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत इस टॉपिक में कवर किए गए पॉइंट्स हम एक ओवरव्यू देंगे और ऑब्जेक्टिव स्टोर फंक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य है, उस पर चर्चा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर पर्सनल, जो स्टोर्स के कर्मचारी, स्टोर मैनेजर, अधिकारी, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ मैटर्स, अन्य मैटर्स जो स्टोर फंक्शन जिसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसके लिए स्टोर सेक्शन जिम्मेदार होता है, स्टोर के कौन कौन से भाग होते हैं, स्टोर में जो रिसीविंग डिपार्टमेंट उसके क्या कार्य हैं, स्टोर स्टॉक के क्या कार्य हैं, स्टोर इश्यू को क्या कार्य हैं और स्टोर डिस्पोजल के क्या कार्य हैं। आइए देखते हैं कॉरपोरेशन के तहत इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए गए हैं। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड परचेज मटेरियल्स। स्टोरिंग और परचेज मटेरियल के क्या लीगल आवश्यक या वैधानिक क्या क्या प्रोविज़न हैं, उस पर चर्चा की गई है। स्टोरेज पीरियड्स अंडर कंपनीज एक्ट यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार स्टोरेज रखने योग्य क्या क्या समय है, क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं, उस पर चर्चा है। फिजिकल और डिजिटल स्टोरेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और कंप्लायंस तथा पेनाल्टीज़ के क्या रूल्स हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री के कल्चर में स्टोर फंक्शन का क्या एक तरीका है, क्या फंक्शन है, एक ओवरव्यू के बारे में। स्टोर कीपिंग रिलेट्स टू सेफ कस्टडी, प्रिजर्वेशन द मटेरियल स्टॉक्ड इन द स्टोर रूम ऑफ देयर रिसीप्ट इशू अकाउंटिंग। स्टोर कीपिंग का संबंध स्टोर रूम में रखी गई सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा, संरक्षण, उनकी प्राप्ति, निर्गमन और लेखा जोखा से है। मतलब स्टोर कीपिंग में सभी कार्य इन्वॉल्व हैं। अपने मटेरियल की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनकी जब नए आइटम की प्राप्ति होती है, रिसीविंग होती है, तो उनका रख रखाव करना, इशू करना समय समय पर, और उनका अकाउंट्स यानी लेखा जोखा मेंटेन करना, यह स्टोर कीपिंग में आता है। द टास्क इज़ टू प्रोवाइड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड इन द कंडीशन इन विच इट इज़ रिक्वायर्ड एंड डू ऑल दीज थिंग्स इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। अन्य कार्य में जो आवश्यक है उसे जब आवश्यक है, जिस स्थिति में आवश्यक हो, उपलब्ध कराना तथा ये सभी कार्य कुशलतापूर्वक तथा किफ़ायती ढंग से किए जाएंगे। मतलब स्टोर मैनेजमेंट में स्टोरों का रख रखाव और निर्माणी के प्रोडक्शन में समय समय पर बिल्कुल राइट
क्वांटिटी इन राइट टाइम में उपलब्धता सुनिश्चित करना ही स्टोर का मुख्य कार्य है। स्टोर कीपिंग एड्स नथिंग टू द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, it is cost with no return, and hence the importance of economic operation keeping course efficiency at desired level। स्टोर कीपिंग से उत्पाद के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती है या एक लागत है जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, और इसलिए किफ़ायती संचालन का महत्व है जिसमें निश्चित रूप से दक्षता को वांछित स्तर पर बनाए रखा जा सके। स्टोर कीपिंग में डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो कोई इसकी जो लागत आती है वो स्टोर की वैल्यूएशन में वृद्धि नहीं होती है, बट एक अलग से लागत इन्वॉल्व है जिसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। द कॉस्ट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग एंड रोड्स, यार्ड्स, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड। लागत घटकों में भूमि, भवन और सड़क, यार्ड, उपकरण, मशीनरी और सुविधाएं भी पूंजी वगैरह शामिल हैं। जैसे कि जो स्टोर पर्सनल की जो सैलरी वेजेज हैं वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, बट जो ज़मीन है, मशीनें लगी होती हैं, उनमें कैपिटल कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है, बट ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। आइए हम इस स्लाइड में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोर फंक्शन के क्या उद्देश्य हैं। स्टोर फंक्शन के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, पहले देख लेते हैं। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ सैलरीज, वेजेज, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टेशनरी, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेन इन द इन्वेंट्री एट एन एवरेज लो लेवल। राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी, बीमा, रखरखाव लागत, स्टेशनरी, संचार व्यय तथा इन्वेंट्री को औसत निम्न स्तर पर बनाए रखने की लागत शामिल है। यानी जो हमारा स्टोर पर्सनल है उसमें ये जो है कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब देखते हैं स्टोर फंक्शन के क्या उद्देश्य हैं। द स्टोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली intended to assist in the production of goods or services, and no industrial unit or public undertaking of any substantial size can be efficiently managed without it। किसी संगठन में भंडार का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में सहायता करना होता है तथा किसी भी औद्योगिक इकाई या किसी भी बड़े आकार के सार्वजनिक उपक्रम को इसके बिना कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी निर्माणी, किसी भी इकाई, किसी भी फैक्ट्री में स्टोर्स का रख रखाव एक इम्पोर्टेंट महत्ता प्रोडक्शन में रोल अदा करता है या इम्पोर्टेंट साबित होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड ए सर्विस टू द ऑपरेटिंग फंक्शंस एंड दिस मस्ट बी फुली एप्रिसिएटेड। प्राथमिक उद्देश्य परिचालन कार्यों के लिए सेवा प्रदान करना है और इसे पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। मतलब प्राइमरी मेरी मुख्य उद्देश्य स्टोर का है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए सर्विस प्रदान करना, समय समय पर सेवा प्रदान करना, समय समय पर मटेरियल उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है। ऑल द अदर एक्टिविटीज़ although they have their own relative importance are subordinate to this main responsibility। अन्य सभी गतिविधियां यद्यपि उनका सापेक्ष महत्व है इस मुख्य उत्तरदायित्व के अधीन हैं। द सर्विस गिवन कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स एज फॉलोज। दी गई सेवा को निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। To make available a balanced flow of raw materials, components, tool, equipment and any other commodities necessary to meet operational requirement। परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कच्चे माल, घटकों, औजारों, उपकरणों और अन्य वस्तुओं का संतुलित प्रवाह उपलब्ध कराना। ये हमारी सर्विस का एक फैक्टर है कि किस किस क्षेत्रों में इसको 4 भागों में बताया जा रहा है। स्टॉकिंग एंड सेफ कस्टडी ऑफ स्टोर्स एंड मटेरियल एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल
at any time when demanded by the user section। भंडार एवं सामग्री का भंडारण एवं सुरक्षित अभिरक्षा तथा उपयोगकर्ता वर्ग द्वारा मांग किए जाने पर किसी भी समय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये एक मुख्य उद्देश्य मैंने पहले ही बताया था कि स्टोर्स का संचालन इस तरह से करना है, इस तरह से रखरखाव करना है, इस तरह से मेंटेन करना है कि यूजर अनुभाग द्वारा जब भी मांगा जाए तो बिना देर किए प्रस्तुत करना। To receive the incoming stores and issue a finished goods and other materials from the factory। कारखाने में आने वाले सामान को प्राप्त करना तथा तैयार माल और अन्य सामग्री जारी करना। यानी स्टोर रिसीविंग और स्टोर इशू इज इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। टू प्रोवाइड मेंटेनेंस मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड जनरल स्टोर्स एज रिक्वायर्ड। आवश्यकता अनुसार रख रखाव सामग्री, स्पेयर पार्ट्स और सामान्य सामान उपलब्ध कराना, जो जनरल सामान होते हैं उनको उपलब्ध कराना समय समय पर। टू एक्सेप्ट ए स्टोर्स स्क्रैप एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल एज दे अराइज। स्क्रैप और अन्य त्यागी गई सामग्री को जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं स्वीकार करना और संग्रहित करना। जैसे स्क्रैप सेल होती है तो उनको भी एक रख रखाव करना, या स्क्रैप, छीलन, बाबरी, चिप्स इत्यादि जो स्क्रैप में बेचे जाते हैं उनको भी रख रखाव करना स्टोर का ही दायित्व है या स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए कुछ हमने स्टोर्स पर्सनल, जो स्टोर के कर्मचारी उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड दैट सर्विस इज़ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोर फंक्शन, बट इट इज़ ऑब्वियसली डिजायरेबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस इकोनॉमिकली। इस बात पर बल दिया गया है कि सेवा ही स्टोर के कार्य का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि उस सेवा को किफ़ायती ढंग से प्रदान किया जाए। सर्विस ही स्टोर का मुख्य कार्य है, सर्विस देना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हियर इज़ टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ स्टोर इन स्टॉक, जैसे कि दैट इज़ द इन्वेंट्री वैल्यू एट द लोएस्ट practicable level at all times in order to economize in the use of working capital and to minimize the cost of storage। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टॉक में मौजूद सामान का मूल्य अर्थात इन्वेंट्री मूल्य हर समय पर न्यूनतम व्यवहारिक स्तर पर बनाए रखना चाहिए ताकि कार्यशील पूंजी के उपयोग में बचत हो और भंडारण की लागत न्यूनतम हो सके। It will be readily understood that there is some conflict between the need to give good service, as the more stock that is held, the easier it is to have required items readily available on demand. While on the other hand, the more stock that is held, the greater the cost incurred। या आसानी से समझा जा सकता है कि अच्छी सेवा देने की आवश्यकता के बीच कुछ संघर्ष है, क्योंकि जितना अधिक स्टॉक रखा जाता है उतना ही आसानी से मांग पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जबकि दूसरी ओर जितना अधिक स्टॉक रखा जाता है तो उतनी ही अधिक लागत आती है। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉक, फाइंड एंड ऑपरेट ए सेटिस्फैक्ट्री compromise between these two opposing forces, and in addition to see that the store's organization itself is economically worked and cooperates with other function in securing saving in internal and other cost wherever practicable। इन दो विरोधी शक्तियों के बीच एक संतोषजनक समझौता करना खोजना और संचालित करना आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त यह भी देखना आवश्यक है कि भंडार संगठन स्वयं खर्च से कार्य कर रहा है, कम खर्चे से कार्य कर रहा है। मितव्ययिता मतलब कम खर्चे से कार्य कर रहा है। जहाँ भी संभव हो आंतरिक और अन्य लागतों में बचत सुनिश्चित करने में अन्य कार्यों के साथ सहयोग कर रहा है। अदर मैटर फॉर विच द स्टोर फंक्शन इज नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल और लिस्टेड बिलो। कुछ अन्य मामले भी होते हैं जिनमें स्टोर रिस्पॉन्सिबल रहता है, नीचे दिए गए हैं। अन्य मामले जिनके लिए स्टोर कार्य सामान्यतः जिम्मेदार होता है नीचे सूचीबद्ध हैं। आइडेंटिफिकेशन
मतलब स्टोर का पहचान करना, रिसिप्ट जो प्राप्तियां हैं समय समय पर मटेरियल आना, इंस्पेक्शन स्टोर का निरीक्षण कराना, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन भंडारण और संरक्षण करना, मटेरियल हैंडलिंग मटेरियल को संभालना, समय पर सफलतापूर्वक बिना टूट फूट रखना, पैकिंग करना, इशू एंड डिस्पैच करना, इशू मतलब जारी करना और डिस्पैच भेजना, स्टॉक रिकॉर्ड मतलब मेंटेन करना, स्टॉक अकाउंटिंग स्टॉक लेखा मेंटेन करना, स्टॉक कंट्रोल स्टॉक नियंत्रण करना, स्टॉक टेकिंग स्टॉक लेना। अब देखते हैं पार्ट ऑफ द स्टोर। स्टोर के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: स्टोर रिसिप्ट, स्टोर स्टॉक, स्टोर इशू, स्टोर डिस्पोजल। और स्टोर रिसिप्ट के 2 भाग होते हैं: रिसिप्ट बॉन्ड और रिसिप्ट ऑफिस। रिसीविंग डिपार्टमेंट देखते हैं क्या कार्य होते हैं। द रिसीविंग फंक्शन इन्वॉल्व्स अपलोडिंग वैगन लोड्स, कलेक्टिंग वेरियस कंसाइनमेंट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड लोकल फर्म्स। ये ओवरव्यू में हम कार्य दिखा रहे हैं। आगे की वीडियो में आपको इन विभागों के डिटेल्स जिनसे क्वेश्चन बनते हैं डिटेल्स मटेरियल प्रोवाइड होगा। ये ओवरव्यू में बता रहे हैं मेन रूप से। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जो पेपर आ रहे हैं, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको देखते हुए यह मटेरियल बनाया जा रहा है ताकि कैंडिडेटों को, अभ्यर्थियों को अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। द रिसीविंग फंक्शन इन्वॉल्व्स अपलोडिंग वैगन लोड्स, कलेक्टिंग वेरियस कंसाइनमेंट फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड लोकल फर्म्स एंड चेकिंग द कंसाइनमेंट्स फॉर सेफ अराइवल। प्राप्ति कार्यों में वैगन लोड उतारना, रेलवे स्टेशन और स्थानीय फर्मों से विभिन्न रूप खेपों को एकत्र करना, खेपों मतलब जो माल आता है, और सुरक्षित आगमन के लिए खेपों की जांच करना शामिल है। कंसाइनमेंट जो आता है उसकी जांच करना। अनपैकिंग ऑफ वेरियस पैकेज रिसीव्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ द कंसाइनमेंट विद सेलर्स पैकिंग नोट एंड वेरीफाई द कंसाइनमेंट विद फैक्ट्री सप्लाई ऑर्डर फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टोर। प्राप्त विभिन्न पैकेजों को खोलना और विक्रेता की पैकिंग के साथ खेप का सत्यापन करना, भंडार की उचित पहचान के लिए कारखाने के आपूर्ति आदेश के साथ खेप को नोट करना और सत्यापित करना। खेप मतलब जो कंसाइनमेंट आ रहा है उस ट्रांजैक्शन को खेप हिंदी में बोला गया है। रिसीविंग डिपार्टमेंट के अन्य कार्य देखिए। चेकिंग द पैकेज फॉर सेफ अराइवल एंड टू डिसाइड इफ एनी क्लेम इज टू बी लॉज विद द कैरियर इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज ऑब्जर्व्ड। सुरक्षित आगमन के लिए पैकेजों की जांच करना तथा यदि कोई भी संगति पाई जाती है तो यह निर्णय लेना कि क्या वाहक के समक्ष कोई दावा दायर किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती हैं, जो फॉर्मेट यूज होते हैं, उन पर अलग से चर्चा आगे की वीडियो में की जाएगी। द रिसीप्ट ब्रांच इज आल्सो टू सबमिट द मटेरियल फॉर इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसीविंग डिपार्टमेंट को भी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निरीक्षण हेतु सामग्री प्रस्तुत करनी होती है। जो हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट होता है उसको रिसीविंग डिपार्टमेंट, जो स्टोर रिसिप्ट होता है, उसको मटेरियल सबमिट करना होता है इंस्पेक्शन के लिए, जिसको बर्ड इंस्पेक्शन बोलते हैं। द रिसीप्ट ब्रांच विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंड ओवर द स्टोर्स टू द स्टोर स्टॉक फॉर आफ्टर गेटिंग द सेम क्लियर्ड बाय द इंस्पेक्शन ब्रांच। जब हमारा क्यूसी हो जाती है, मतलब क्यूसी से एमआईएस सेंटेंस होकर मिल जाती है, तो रिसीट वाउचर बनाने के लिए मटेरियल को स्टोर स्टॉक, जो स्टोर कीपर होता है स्टॉक का, उसको पोस्टिंग के लिए मटेरियल उपलब्ध कराना उसी की जिम्मेदारी होती है। मतलब जब तक मटेरियल सेंटेंस नहीं होता है तब तक उसको रिसीविंग डिपार्टमेंट, यानी जिसको रिसीव बॉन्ड बोलते हैं, उसी में संभाल के रखना होता है। आगे देखते हैं स्टोर स्टॉक के मुख्य कार्य क्या हैं ओवरव्यू के रूप में। स्टोर स्टॉक डिपार्टमेंट bears the responsibility for safe and technically sound physical storage of materials। स्टोर स्टॉक विभाग सामग्री के सुरक्षित और तकनीकी रूप से सुदृढ़ भौतिक भंडार की जिम्मेदारी वहन करता है। मतलब जब मटेरियल इंस्पेक्शन हो जाता है क्यूसी के द्वारा, एमआईएस सेंटेंस होकर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जिसमें मेंशन होता है उसको मिल जाती है,
तो स्टोर रिसीप डिपार्टमेंट उसको मटेरियल उपलब्ध कराता है और स्टोर कीपर मटेरियल लेकर अपने कंप्यूटर में दर्ज करता है और रिसीट वाउचर नंबर अलॉट करता है उस CMIS पर, जिसको मटेरियल का स्टॉक में लेना कहा जाता है। फिर रिसीट वाउचर एक अकाउंट में जाता है और PV में पेमेंट किया जाता है। अकाउंट्स में जाता है PSL में अपडेट होने के लिए। द स्टोर स्टॉक डिपार्टमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द मटेरियल इन द custody against pilferage, unauthorized uses, and unnecessary damage and deterioration. The stores department should also adequately classify, mark, and locate all materials in a manner which permit ready accessibility. भंडार स्टॉक विभाग को अपनी अभिरक्षा में रखी सामग्री की चोरी, अनाधिकृत उपयोग और अनावश्यक क्षति और ह्रास से बचाना चाहिए। भंडार विभाग को सभी सामग्रियों को पर्याप्त रूप से वर्गीकृत, चिन्हित और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां उन तक आसानी से पहुंच सके। मतलब सामान का रखरखाव भी डिफरेंट तरीके से किया जाता है, उसको भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। स्टोर स्टॉक के अन्य कार्य देखिए। द स्टोर स्टॉक डिपार्टमेंट शुड ensure control on the physical issuance of all the items in a manner that provides effective services for the production, operation, and at the same time protects against unauthorized withdrawal of materials. स्टोर स्टॉक विभाग को सभी वस्तुओं के भौतिक निर्गमन पर इस प्रकार नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन संचालन के लिए प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें तथा साथ ही सामग्री की अनाधिकृत निकासी से भी सुरक्षा हो सके। अब हम देखते हैं स्टोर इशू। दिस डिपार्टमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैच ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू वेरियस डेस्टिनेशन। यह विभाग मुख्य रूप से कारखाने से तैयार माल को विभिन्न स्थानों तक भेजने के लिए जिम्मेदार है। दिस डिपार्टमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैच ऑफ स्क्रैप एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट to sister factories and also issue same to the private parties who have purchased against auction tender। ये विभाग स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को सहयोगी कारखानों तक भेजने तथा नीलामी निविदा के तहत खरीद करने वाले निजी पक्षों को जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है। स्टोर इश्यू डिपार्टमेंट का काम है स्क्रैप इत्यादि बेचना और फिनिश प्रोडक्ट को मटेरियल डिस्पैच करना। ये इसको अथॉरिटी कौन देता है डिस्पैच करने के लिए? फिनिश प्रोडक्ट प्लानिंग सेक्शन देता है। ये एक अलग से टॉपिक है, बताया जाएगा। स्टोर रिसीव का अन्य कार्य देखिए। दिस डिपार्टमेंट शुड इंश्योर दैट ऑल द फिनिश गुड विच आर टू बी डिस्पैच्ड to the other department factories are properly packed and documented so as to avoid unnecessary correspondence regarding damages short receipt etc। इस विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य विभाग कारखानों को भेजे जाने वाले सभी तैयार माल को उचित रूप से पैक किया गया है अथवा नहीं, उसका दस्तावेजीकरण भी चेक किया जाना चाहिए ताकि क्षति या कम रसीद आदि के संबंध में अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सके। यानी प्रॉपर पैकिंग, जैसे कि हम बैरल भेजते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशनों पर या कोई मटेरियल भेजते हैं तो पैकिंग करना स्टोर इशू का भी कार्य है। उसके साथ विभिन्न प्रकार की टैक्स इनवाइस और ट्रांजिट के लिए जो आवश्यक दस्तावेज जैसे ई-वे बिल इत्यादि, गेट पास इत्यादि उसके साथ रखे गए नहीं, ये सब सुनिश्चित करना स्टोर इशू का कार्य होता है। अब देखते हैं स्टोर डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ स्टोर इज ए कॉम्प्लेक्स जॉब बाय इटसेल्फ। स्टोर डिस्पोजल एक अलग से चैप्टर इस पर वीडियो बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा, कैसे ऑक्शन होता है, कैसे टेंडर पब्लिश होता है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ये अलग से बताया जाएगा। भंडार निपटान अपने आप में एक जटिल कार्य है। द पर्पज बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट being to retrieve as much money value as possible for the surplus stores to the best advantage of the state and at the same time follow the norms stipulated by the state for such disposal। इस पूरी अवधारणा के पीछे उद्देश्य अधिशेष भंडार के लिए यथासंभव अधिक से अधिक धन मूल्य प्राप्त करना है, जिससे इकाई को सबसे अधिक लाभ हो। कोई भी इकाई जो डिस्पोजल करना चाहती है उसको प्रॉफिट बनाने के लिए
ये वेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप इत्यादि को बेचना लाभकर ही होता है। अब देखते हैं कि स्टोर सरप्लस डिस्पोजल के लिए जो होते हैं तो किस टाइप से स्टोर घोषित किए जाते हैं। जैसे डिक्लेयर सरप्लस, कुछ घोषित सरप्लस होते हैं। डिक्लेयर्ड मतलब बताएंगे डिक्लेयर सरप्लस क्या क्या होते हैं जब डिस्पोजल चैप्टर बनाया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सरप्लस स्टोर्स, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर, स्टोर फंक्शन अंडर कॉर्पोरेशन, एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि कॉर्पोरेशन में क्या फंक्शन होते हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि स्टोर फंक्शन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रचलित है और कॉर्पोरेशन के अधीन क्या होना चाहिए, उस पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि नया एग्ज़ाम कॉर्पोरेशन के तहत होना है और सिलेबस भी बदला जा चुका है, तो ये आशा है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन कॉर्पोरेशन के हिसाब से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको कॉर्पोरेशन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कल्चर का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है और ये फैक्ट्स भी जानने हैं कि कॉर्पोरेशन में टर्मिनोलॉजी क्या है, उन पर भी आपको ध्यान देना है। द स्टोरिंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड परचेज मटेरियल अंडर द कंपनीज एक्ट typically falls under inventory management, record keeping, and compliance with financial reporting and taxation laws. स्टोर फंक्शन में ये सब चीज़ें आती हैं। कंपनी एक्ट के अनुसार इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लायंसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये स्टोर फंक्शन के लिए आती हैं, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऐसा नहीं है। कंपनी अधिनियम के तहत उत्पादों और क्रय सामग्री की भंडारण प्रणाली आमतौर पर इन्वेंट्री प्रबंधन, रिकॉर्ड कीपिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग और कराधान कानूनों के अनुपालन के अंतर्गत आती हैं। दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वेरी बेस्ड ऑन द कंट्रीज लेजिस्लेशन बट कॉमन प्रिंसिपल अप्लाई। देश के कानून के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं। सही बात है कि हर जगह अलग अलग लागू होते हैं, लेकिन बट जो कॉमन सिद्धांत हैं उस पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स एंड परचेज मटेरियल, क्या क्या वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं स्टोर को स्टोर करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए और परचेज करने के लिए। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे? इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, इसमें रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक लेवल्स। परचेज रिकॉर्ड, इसमें सप्लायर इनवाइसेस, परचेज ऑर्डर्स। स्टोरेज रिकॉर्ड में वेयर हाउसिंग डिटेल्स, स्टॉक मूवमेंट। कंजम्पशन रिकॉर्ड्स, मटेरियल यूजेज रिपोर्ट्स, स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, कॉस्टिंग मेथड्स लाइक फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ये कंपनीज एक्ट के तहत ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कल्चर में हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड्स होंगे। स्टोरेज पीरियड्स अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में स्टोरेज का क्या अवधि होती है, इस पर चर्चा कर रहे हैं हम। द रिटेंशन पीरियड फॉर इन्वेंट्री एंड परचेज रिकॉर्ड्स डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज लॉ। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री और खरीद रिकॉर्ड के लिए अवधारणा अवधि देश के कानून पर निर्भर करती है। जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड जीएसटी लॉज के अनुसार इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट फॉर एट लीस्ट 8 ईयर्स। भारत कंपनी अधिनियम 2013 और जीएसटी कानून इन्वेंट्री रिकॉर्ड को कम से कम 8 साल तक रखा जाना चाहिए। यूके कंपनीज एक्ट 2006 और वैट एक्ट के अनुसार परचेज एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन्ड फॉर 6 ईयर। यानी यूके कंपनी अधिनियम 2006 के अनुसार इन्वेंट्री रिकॉर्ड को 6 साल तक बनाए रखना चाहिए। यूएसए गैप का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये यूएसए में अमेरिका का एक ऑथराइज प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। स्टॉक रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड फॉर 7 ईयर्स। यानी 6, 7, 8, इसको आप अच्छे ढंग से समझिए। नोट, सर्टेन इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग हैव लॉन्गर रिकॉर्ड। कुछ कंपनियां हैं वो बहुत लंबी अवधि तक रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल और डिजिटल स्टोरेज की क्या आवश्यकताएं हैं। फिजिकल स्टोरेज, वेयर हाउस, स्टॉक रूम्स एंड
डिपोट मस्ट मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। गोदामों, स्टॉक रूम और डिपो को उचित दस्तावेज बनाए रखना चाहिए। डिजिटल स्टोरेज कंपनीज यूज ईआरपी। कंपनी में ईआरपी आप जानते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और एसएपी सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इनके फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। जैसे ओरेकल, टैली, यानी कंपनियों में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग होते हैं। जबकि हमारे फैक्ट्रियों में पीपीसी पैकेज, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चलता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के में ये ऐसे प्रोग्राम प्रयोग नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब कंपनी एक्ट के अधीन ऐसे प्रोग्राम चलन में आ गए हैं। जैसे AWL ग्रुप में टैली पर अकाउंटिंग की जा रही है और SAP, ओरेकल इत्यादि को लाने की बात चल रही है। ERP पे भी काम हो रहा है। फिजिकल और कुछ देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन, स्टोर रिकॉर्ड मस्ट कंप्लाई विद डेटा प्राइवेसी लॉज, GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड IT एक्ट। चूँकि कंपनीज एक्ट में हमारे बाहर के CA और अकाउंटेंट का संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो डेटा प्रोटेक्शन भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब देखते हैं कंप्लायंस एंड पेनाल्टीज़। नॉन कंप्लायंस लीड टू फाइनेंशियल पेनाल्टीज़, ऑडिट फ्लेवर। कंपनी के अधीन ऑडिट बहुत होते हैं, इसलिए पेनाल्टी और से बचने के लिए कंप्लायंस डिफरेंट प्रकार के करने होते हैं। जैसे इनकरेक्ट स्टॉक रिकॉर्ड्स कैन लीड टू टैक्स पेनल्टीज फॉर मिस रिपोर्टिंग। गलत स्टॉक रिकॉर्ड के कारण, गलत रिपोर्टिंग के कारण दंड लग सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स। विनायक प्राधिकरण निरीक्षण और लेखा परीक्षा कर सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे ढंग से रखने हैं। अंत में हम सभी को थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप पेशेंस। और हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से हमारे टीम को और मोटिवेशन मिल सके, इस तरह से अन्य वीडियो बनाए जा सकें। देखिए यह एक टीम वंस क्लासेस, आस्क एनी टीम वंस क्लासेस चैनल का ये महत्वपूर्ण प्रयास है कि आपको डिजिटल फॉर्म, वीडियो फॉर्म में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप चैनल को जितना अधिक सपोर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे वीडियो मिलेंगे। और इसके लिए टीम वंस क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस और डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे। आप ऑनलाइन के लिए कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।